हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। मेरी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन यानी संबंध का सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में हमने जो इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था वो क्या क्या पढ़ा था। एक तो ऑर्डर पेयर पढ़ा था, एक अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने रिलेशन यानी संबंध की कुछ डेफिनेशंस यानी संबंध को अच्छे प्रकार से समझा था कि रिलेशन यानी कि क्या होता है। फिर उसके बाद में हमने रिलेशन के जो डोमेन और रेंज हैं यानी प्रांत और परिसर है उनके बारे में समझा था। और रिलेशन के इन्वर्स के बारे में यानी प्रतिलोम संबंध के बारे में हमने समझा था। आज हम इससे आगे की बात करेंगे टॉपिक की, जो कि है टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी कि संबंध के प्रकार क्या हैं। तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहला जो प्रकार है इसका वो क्या है, तत्समक संबंध। अब हम देखेंगे कि तत्समक संबंध होता क्या है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास में क्या है कि आर एक संबंध है जो कि किस में है, ए टू ए में। किसमें है, ए टू ए में, यानी कि खुद का खुद में एक संबंध है। मतलब एक समुच्चय ए है तो समुच्चय ए का समुच्चय ए में एक संबंध आ रहा है, जो कि क्या है कि वो एक तत्समक संबंध तभी कहलाएगा यदि आपको क्या कह रहा है कि समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर है, वो एक तत्समक संबंध कब कहलाएगा, यदि ए का प्रत्येक अवयव जो है वो स्वयं और केवल स्वयं से संबंधित हो। मतलब कि ए का जो भी अवयव है, मतलब प्रत्येक अवयव होना चाहिए, जितने भी अवयव उन प्रत्येक अवयव का केवल और केवल स्वयं से ही संबंध होना चाहिए। यदि केवल और केवल स्वयं से ही संबंध है तब तो वो क्या हो गया, तत्समक संबंध हो गया। वरना वह तत्समक संबंध नहीं है। यानी कि मान लो कि इसमें कोई भी चार एलिमेंट है समुच्चय में, इसमें होंगे वही कि वो इसमें होंगे। अब मान लो कि इसके जो चार एलिमेंट हैं उन चार एलिमेंट का केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो गया। मतलब कि चार आपके पास में कर्मित युग्म बन गए, तब तो वो क्या हो गया, एक तत्समक संबंध हो गया। लेकिन या तो क्या हो, उस चार के अलावा वो चारों के मतलब कि कहने का मतलब कि इनमें से तीन एलिमेंट का तो इसके खुद के साथ में हो गया, लेकिन एक एलिमेंट का किसी के साथ में संबंध नहीं हुआ, तब भी वो क्या नहीं होगा, तत्समक संबंध नहीं होगा। तब वो क्या नहीं होगा, एक तत्समक संबंध नहीं होगा। यदि वह चारों का एक खुद के साथ में है, लेकिन उसमें एक ऐसा है कि जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा आ गया जो उसके एक अन्य एलिमेंट के साथ में संबंध रखता है, तो यानी कि वह भी एक तत्समक संबंध नहीं होगा। तो तत्समक संबंध से आपने क्या समझा कि कोई भी आपके पास में एक संबंध है तो वह ऐसा संबंध होना चाहिए कि उसका प्रत्येक एलिमेंट स्वयं और केवल स्वयं से संबंधित हो। यदि स्वयं और केवल स्वयं से संबंध है तब तो वो क्या हो जाएगा, तत्समक संबंध, वरना वह तत्समक संबंध नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम लेते हैं कि एक सेट ले लिया ए। एक सेट क्या लिया अपन ने, ए लिया, जिसमें क्या क्या भी है, 1 2 3 4। अब कहा है कि समुच्चय ए में एक संबंध परिभाषित है जो कि क्या है, आर। अपने को एक संबंध दे दिया आर। अब कह रहा है कि ये आर बताओ कि तत्समक संबंध है कि नहीं है। तो आप क्या देखोगे कि तत्समक संबंध के लिए हमने ये बताया कि उसका जो भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट है, उस प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए। यानी कि 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए और 4 का 4 के साथ होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वह तत्समक संबंध नहीं है। तो अपन देखेंगे कि इस संबंध में कि देखो 1 का 1 के साथ में संबंध हो रहा है, 2 का 2 के साथ में संबंध हो रहा है, 3 का 3 के साथ में संबंध हो रहा है और 4 का 4 के साथ में संबंध है। यानी कि ये क्या है, एक तत्समक संबंध। लेकिन यदि इसमें ऐसा होता कि 1 का 1 के साथ में संबंध होता, 2 का 2 के साथ में संबंध होता, 3 का 3 के साथ में संबंध होता, बस इतना ही दिया होता इस रिलेशन में, तब क्या होता कि ये क्या एक तत्समक संबंध होता, नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसने क्या कहा था डेफिनेशन में कि जो भी समुच्चय दे रखा है उसमें जितने भी अवयव हैं उन प्रत्येक अवयव का केवल स्वयं और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए। यानी प्रत्येक अवयव का होना चाहिए। तो यानी इसमें चार अवयव हैं, 1 2 3 4, तो यानी इसमें चारों अवयवों का स्वयं से संबंध होना चाहिए, केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो इसमें तो 1 2 3 का तो आ गया, लेकिन 4 तो ऐसा अवयव आ गया जिसमें किसी के साथ संबंध नहीं, यानी कि ये तत्समक संबंध नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा दिया होता कि आपको 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में, 4 का 4 के साथ में, लेकिन एक संबंध आपको ऐसा दे देता कि 2 का 4 के साथ में, ऐसा हो सकता है। मैंने संबंध में बताया था कि कोई भी सेट है, समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए का एक क्या
एक अवयव का समुच्चय बी में दो संबंध हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अपने पास में ये हो गया। तो ये होने के बाद हम क्या कह सकते हैं, क्या ये एक तत्समक संबंध होगा? लेकिन तत्समक संबंध की डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से, किससे होना चाहिए? स्वयं और केवल स्वयं से होगा, तब ही वो क्या होगा? एक तत्समक होगा। तो यानी देखो 1 का 1 से हो गया, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, स्वयं से तो हो गया, लेकिन केवल नहीं हुआ कि इसमें केवल ये चारों होते तब तो ये केवल स्वयं और केवल स्वयं से हो जाता, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा अलग से भी आ गया 2 का 4 के साथ में, यानी एक्स्ट्रा आने पर हम इसे तत्समक संबंध नहीं कहेंगे। तो यानी कि आपको तत्समक संबंध अच्छे से समझ में आ गया होगा, कब तत्समक संबंध होगा, कब तत्समक संबंध नहीं होगा। बात क्लियर? अब अगले संबंध की ओर बढ़ते हैं कि अगला संबंध क्या होता है कि समतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव संबंध जो होता है यानी समतुल्य संबंध जो होता है वो क्या होता है कि अपने को एक संबंध दिया होता है कि आर सच दैट ए टू ए, यानी कि ए से ए में एक संबंध आ रहा है आपका, तो यानी कि वह एक समतुल्य संबंध कब होगा? वह एक समतुल्य संबंध कब होगा? जब यदि क्या हो कि केवल इस उस जैसे कि अपन ने तत्समक संबंध में तो ये क्या पढ़ा था कि केवल स्वयं और केवल स्वयं से ही संबंध होना चाहिए प्रत्येक अवयव का, लेकिन इसमें क्या कहा है कि प्रत्येक अवयव का स्वयं से होना चाहिए, केवल वर्ड नहीं जुड़ा। इसमें क्या नहीं जुड़ा? केवल वर्ड नहीं जुड़ा। तो केवल वर्ड नहीं जुड़ा यानी कि स्वयं से तो होना जरूरी है। समतुल्य में क्या होना चाहिए? स्वयं से तो होना ही चाहिए, प्रत्येक जो भी एलिमेंट दे रखा है उसका स्वयं से संबंध तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, उसके अलावा भी कोई किसी के साथ संबंध हो सकता है, तब भी वो क्या होगा? समतुल्य होगा। ठीक है, लेकिन वह एक तत्समक नहीं होगा उस टाइम पे। लेकिन जब यदि वह प्रत्येक एलिमेंट खुद से ही संबंध है और अलग तीसरे अलग अवयव से संबंधित नहीं है, तब वह तत्समक संबंध हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक तत्समक संबंध समतुल्य होगा, लेकिन समतुल्य जो है वो प्रत्येक समतुल्य जो है वो तत्समक हो ये जरूरी नहीं होगा। तो इसमें हमने क्या देखा, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो समतुल्य में हमने देखा कि स्वयं और केवल स्वयं से संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए। केवल स्वयं से हो वो किस में होता है? तत्समक में। बात समझ में आ गई? तो यानी कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आर जो है वो एक समतुल्य होगा। आर क्या होगा? एक समुच्चय में समतुल्य होगा संबंध आर, वो यदि और केवल यदि क्या हो? खुद का खुद के साथ में संबंध हो। प्रत्येक अवयव जो है समुच्चय का उसमें खुद का खुद के साथ में संबंध हो। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं संबंध को, और इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन बस अपने को डिनोट करने का तरीका अलग अलग है। बस वो मैंने आपको संबंध में समझाया था कि संबंध जो होता है उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए का संबंध है ए से, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको हम एक कर्मित युग्म के रूप में भी लिख सकते हैं, ए का संबंध ए से है, इस बिलोंग्स टू, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो बस वो समतुल्य को मैंने मैथमेटिक रूप में इस प्रकार से दोनों तरीके से समझा दिया कि दोनों प्रकार से कैसे निरूपित किया जाता है। अब मैं बताता हूँ कि समतुल्य होता तो कब है, जब तो बता दिया कि समतुल्य कब होता है। समतुल्य जब स्वयं प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध होता है तब तो वो समतुल्य होता है, लेकिन कब नहीं होता? कब नहीं होता? जब उसका प्रत्येक एलिमेंट में मतलब कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो स्वयं से संबंधित नहीं हो। यानी कि जैसे कि अपन ने देखा एग्जाम्पल पीछे देखा था, उसमें हमने कहा था कि एक का एक से संबंध है, दो का दो से संबंध है, तीन का तीन से संबंध है और चार का चार से संबंध है, क्योंकि उसमें सेट में कितने एलिमेंट दे रखे थे? चार ही दे रखे थे। तो यानी कि ये पूरा दिया हुआ तो ये तत्समक संबंध, और मैंने क्या कहा? प्रत्येक तत्समक संबंध भी समतुल्य संबंध भी होता है, क्योंकि खुद का खुद के साथ संबंध होगा, तो यानी कि वो क्या हो गया? समतुल्य भी हो गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ में एक्स्ट्रा दे देता है। यदि मैं 2 का 4 के साथ में ऐड किया था आपके साथ में, तो यदि 2 का 4 के साथ में ऐड किया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये समतुल्य तो है लेकिन तत्समक नहीं है। क्या नहीं है? तत्समक नहीं है। तो यानी कि तत्समक, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पेयर और जुड़ गया, एक एक्स्ट्रा संबंध और जुड़ गया, जो कि तत्समक में नहीं होना चाहिए। तत्समक में क्या होना चाहिए कि ओनली स्वयं और केवल स्वयं से होना चाहिए, और समतुल्य में क्या होना चाहिए? स्वयं से होना चाहिए। तो यानी कि इसमें स्वयं से है और इसके अलावा भी कोई आ रहा है, तब तो ये क्या है? समतुल्य है। लेकिन ये समतुल्य कब नहीं होगा? जब ये क्या हो कि
ऐसे दे रखा हो कि 1 का 1 के साथ में तो है, 2 का 2 के साथ में संबंध है, 3 का 3 के साथ में संबंध है, और 2 का 4 के साथ में संबंध है, 3 का 6 के साथ 3 का 4 के साथ में संबंध है, तब हम क्या कह सकते हैं कि इसमें देखो कि अपनी पहली प्रॉपर्टी समतुल्य के लिए क्या होनी चाहिए कि जो भी एलिमेंट दे रखा है उस प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं से संबंध होना चाहिए। बाकी किसके साथ है कि नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए क्या समतुल्य में कि स्वयं से संबंध होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट का। तो अपने पास में सेट में 4 एलिमेंट थे, 1 2 3 और 4। तो यानी कि 1 का 1 के साथ में है, ठीक है, सही है, 2 का 2 के साथ में है, सही है, 3 का 3 के साथ में है, सही है, लेकिन हमें 4 का 4 के साथ में नहीं मिल रहा है, यानी हम देखते कह देंगे कि ये समतुल्य संबंध नहीं है। आगे चाहे किसी के साथ में संबंध हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या देखना है, हमें तो ये देखना है कि यदि वो प्रत्येक एलिमेंट सेट जो दे रखा है उसका प्रत्येक एलिमेंट का यदि खुद से संबंध है तो वह समतुल्य है, वरना नहीं है। तो समतुल्य की डेफिनेशन से आप क्या समझे कि उसमें कोई भी सेट दे रखा है तो उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं से संबंध होना चाहिए। यदि स्वयं से संबंध है तब वह क्या हो गया, समतुल्य हो गया। और किसी के साथ हो चाहे ना हो उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। यदि है औरों के साथ में तब भी वो समतुल्य होगा, नहीं है तब भी वह समतुल्य होगा। लेकिन होना क्या जरूरी है कि प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं से संबंध होना जरूरी है। तो यानी कि वह एक समतुल्य संबंध होगा। बात समझ में आ गई। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसने कहा कि अपने को एक सेट दिया, क्या दिया, एक सेट दिया है 1 2 3 4, वही सेट दिया। अब इसमें कहा कि 1 का 1 के साथ में है, 2 का 2 के साथ में है, 3 का 3 के साथ में और 4 का 4 के साथ में, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ में आ गया। तो यानी कि बाकी क्या दे रखा है उसको देखने की जरूरत नहीं है आपको तो समतुल्य का नाम आता है तो ये देखना है कि जितने एलिमेंट दे रखे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट खुद के साथ में संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं। यदि रखते हैं तब तो वो समतुल्य हो जाएगा, यदि नहीं रखते हैं तो वो समतुल्य नहीं होगा। बात क्लियर। आगे हम देखते हैं अब कि सम्मित संबंध। अगला संबंध कौन सा है, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में हम देखेंगे कि सम्मित संबंध क्या होता है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन। कि इसमें क्या होता है कि आपके पास में कोई सेट ए है और वो किसी संबंध आर में परिभाषित है, तब हम क्या कहेंगे कि वह सेट एक, वह संबंध जो होगा वो एक सम्मित होगा। कब, यदि उसमें सेट ए में कोई दो एलिमेंट है, ए और बी। उस सेट के क्या लेते हैं हम, कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, ए और बी कोई भी दो एलिमेंट ले लिए जो किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि ए का संबंध किसके साथ में है, बी के साथ में। मैंने कह दिया कि ए का संबंध है बी के साथ में। तब यदि उस सेट में यदि उस संबंध में बी का संबंध भी यदि ए के साथ में है, क्या कह रहा हूं मैं, तब यदि क्या हो, बी का संबंध भी ए के साथ में हो, तब हम कहेंगे कि वह संबंध क्या है, सम्मित है। तो सम्मित होने के लिए आपका क्या जरूरी है, यदि ए का संबंध बी के साथ में है तो बी का भी क्या होना चाहिए, ए के साथ में होना चाहिए। यदि ए का बी के साथ में है और बी का ए के साथ में नहीं है तब वह सम्मित संबंध नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कब होगा और कब नहीं होगा। ये तो मैंने बता दिया कि कब होगा, जब यदि ए का बी के साथ में संबंध है तो उसमें कंपलसरी है कि बी का ए के साथ में होना चाहिए, तब ही वह सम्मित हो सकता है। यदि वह बी का ए के साथ में नहीं है तो वह नहीं होगा। बस ये प्रॉपर्टी होती है होने की और नहीं होने की। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैंने इसमें 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि खुद का, यदि ए का संबंध बी के साथ में है तो बी का ए के साथ में होगा, ठीक है। इसी को अपन दूसरे रूप में क्या ले सकते हैं, यदि ए का बी के साथ में है तो बी का ए के साथ में होना चाहिए, ठीक है, तो ही वो सम्मित होगा। और यदि सम्मित कोई भी संबंध है तो उसमें वो संबंध और उसका प्रतिलोम संबंध दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात में आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं उसके एग्जाम्पल की, देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इसने वही लिया कि 4 एलिमेंट हैं, एक सेट है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। अब इसने क्या कहा है कि सेट लिया है, उसमें कहा कि एक तो एलिमेंट सेट है 1 1, मतलब कि एक तो संबंध क्या है 1 का 1 के साथ में, एक कह दिया कि 3 का 2 के साथ में है, एक कह दिया कि 2 का 3 के साथ में है, एक कह दिया ये 2 का
3 के साथ में, और एक कह दिया कि 3 का 4 के साथ में, और एक कह दिया कि 4 का 3 के साथ में। अब ये सेट संबंध दिया अपने को एक, ठीक है। अब ये संबंध दिया है तो इस संबंध में आप देखोगे कि ये सममित है कि नहीं है। अब कैसे पहचानोगे कि ये सममित है कि नहीं, तो सममित की डेफिनेशन ये कही है कि यदि ए का संबंध बी के साथ में है तो बी का ए के साथ में होना जरूरी है, यदि नहीं हुआ तो वो सममित नहीं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ए का बी के साथ में, तो एक का एक के साथ में संबंध, तो एक का एक के साथ में संबंध, तो खुद का खुद के साथ में संबंध है, तो यानी कि इसका दूसरा तो विपरीत देखने का जरूरत ही नहीं है। अपने तो ए और बी यदि अलग अलग हैं तब उसका अलग देखना जरूरी है। देखो इसमें 3 का 2 के साथ में है, दोनों अलग अलग हैं। 3 का 2 के साथ में है तो 2 का 3 के साथ में भी संबंध होना चाहिए। यदि 3 का 2 के है, 2 का 3 के साथ में है, तब तो ये देखेंगे कि है, हो सकता है सम्मित, फिर आगे है कि नहीं वो देखेंगे। तो यानी देखेंगे 3 का 2 के साथ में सम्मित है तो 2 का 3 के साथ में भी सम्मित है, यानी कि सम्मित हो सकता है। अब लेकिन इसके अलावा भी कुछ संबंध दिए गए हैं तो उनमें भी देखते हैं कि वो है कि नहीं है। 3 का 4 के साथ में संबंध है तो 4 का 3 के साथ में भी होना चाहिए, तो 4 का 3 के साथ में भी है, यानी कि इसमें जो भी दे रखा है कि संबंध, उसमें उसका विपरीत भी क्या है, संबंध है। यानी ए का बी के साथ में है तो बी का ए के साथ में भी संबंध है इस संबंध में, तब ये क्या कहेंगे कि ये संबंध क्या हो गया, एक सम्मित संबंध हो गया। लेकिन यदि अब ये सम्मित संबंध कब नहीं होता, यदि इसमें दिया होता कि 1 का 1 के साथ में दे रखा है, 2 का 3 के साथ में दे रखा है, 3 का 4 के साथ में दे रखा है, और 4 का 3 के साथ में दे रखा है। यदि ऐसा दिया गया होता कि इसमें देखो खुद का खुद के साथ में है, तो यानी कि उल्टा भी और सुलटा भी दोनों प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें देखो 2 का 3 के साथ में है, तो अब अपने को क्या चाहिए, 3 का 2 के साथ में चाहिए। क्या इस सेट में 3 का 2 के साथ में संबंध है, कहीं पे नहीं है, यानी कि इसमें ये दिखते ही सीधा अपन क्या कह देंगे कि ये क्या है, एक सम्मित संबंध नहीं है। लेकिन आप ये मान लो कि लास्ट में होता, अपन इस लास्ट में पहुंचते, पहले इसमें देख लेते 3 का 4 के साथ में, 4 का 3 के साथ में, ठीक हो गया। अब इसको देखते कि 2 का 3 के साथ में है लेकिन 3 का 2 के साथ में नहीं है, तब अपन क्या कह देंगे कि ये क्या नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 का 3 के साथ में तो संबंध है लेकिन 3 का 2 के साथ में संबंध नहीं है। यदि 3 का 2 के साथ में संबंध होता तब तो मैं कह देता कि ये सम्मित है, और यदि ये नहीं है तो यानी कि ये सम्मित संबंध नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी सम्मित संबंध की। और सम्मित संबंध में क्या होता है कि जो भी संबंध आर के लिए होता है वही प्रति संबंध के लिए होता है, यानी इनवर्स संबंध के लिए होता है, प्रतिलोम संबंध के लिए, यानी कि वो दोनों संबंध क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, प्रतिसम्मित संबंध की। तो प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है, तो प्रतिसम्मित संबंध जैसे कि सम्मित होता है, सम्मित में हमने क्या देखा कि ए का संबंध बी से होना चाहिए, यदि ए का संबंध बी से है तो बी का ए से होना जरूरी है, तभी सम्मित होगा। लेकिन प्रतिसम्मित में क्या कहता है कि यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि बी का संबंध ए से नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब दूसरी, पहला तो ये कह देता है कि ये होना चाहिए, यदि ए का संबंध बी से दे रखा है तो बी का ए के साथ में संबंध नहीं होना चाहिए, तब वह क्या होगा, एक प्रतिसम्मित होगा। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये होती है कि कहता है कि यदि ए का संबंध बी से है और बाई चांस कह दो कि बी का संबंध ए से भी दिया गया हो, क्या दिया गया हो, ए का संबंध बी से भी दे रखा है और बी का संबंध ए से भी दे रखा है, तो क्या कह रहा है कि वो तभी संभव होने चाहिए जब वह दोनों क्या हो, ए और बी बराबर हो। यदि वह ए और बी बराबर होंगे तभी एक प्रॉपर्टी संभव होनी चाहिए कि ए बी के साथ में है, साथ संबंध है और बी का ए के साथ में संबंध है। तो ये दो प्रॉपर्टी कही है कि प्रतिसम्मित तभी होगा यदि क्या हो कि ए का बी के साथ में संबंध हो तो बी का ए के साथ में संबंध नहीं होना चाहिए। और एक कहता है कि यदि ए का बी के साथ में संबंध है और बी का ए के साथ में संबंध है, ये तभी संभव हो सकता है जब ए बी के बराबर दिया गया हो, तब ये क्या होगा, प्रतिसम्मित होगा। बात क्लियर। तो प्रतिसम्मित को हमने किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया मैथमेटिक्स रूप में, मैथमेटिक्स रूप में कहा है कि आर संबंध जो दे रखा है वो ए में प्रतिसम्मित होगा यदि और केवल यदि ए जो दोनों यदि बराबर नहीं है, ए और बी क्या है, दोनों बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ए यदि बी के साथ में संबंध रखता है तो बी ए के साथ में संबंध नहीं रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ में है और बी का ए के साथ में है तो ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, बस वो दूसरा मेथड होता है उस प्रकार से लिखा है, ठीक है।
अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसने कहा वही एग्जांपल लिया है कि 1 2 3 4। आप देखोगे इसमें कि क्या क्या लिया है कि संबंध में एलिमेंट जो लिए हैं वो क्या क्या लिया है कि एक का एक के साथ में संबंध है, एक का दो के साथ में संबंध है, दो का तीन के साथ में और तीन का चार के साथ में। अब मुझे बताओ कि एक का एक के साथ में संबंध यानी ए और बी दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? ए और बी दोनों बराबर हो गए तो यानी कि ये तो सीधी प्रतिसमित में हो गया, क्योंकि खुद का ये मतलब कि खुद का एक के साथ में और एक का एक के साथ में यानी कि दोनों बराबर हैं, तभी हो सकता है इसी प्रॉपर्टी। तो यानी कि ये संबंध इसमें वैलिड है। दूसरी बात करते हैं कि एक का दो के साथ में। अब एक का दो के साथ में है और यदि ऐसा आ जाए कि दो का एक के साथ में, तब ये एक प्रतिसमित नहीं होगा, तब ये सम्मित की ओर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक का दो के साथ में है तो दो का एक के साथ में नहीं है, दो का एक के साथ में नहीं है तो यानी कौन सा हो जा सकता है? प्रतिसमित हो सकता है। अगला देखते हैं, दो का तीन के साथ में है तो तीन का दो के साथ में होगा तो सम्मित, और तीन का दो के साथ में नहीं है तो प्रतिसमित। तो तीन का दो के साथ में नहीं है तो प्रतिसमित हो गया। अब आगे देखते हैं, तो तीन का चार के साथ में है और चार का तीन के साथ में नहीं है तो यानी कि ये क्या हो गया? संबंध एक प्रतिसमित हो गया, सम्मित नहीं होगा। लेकिन जब बताओ, मैं बताता हूँ आपको कि प्रतिसमित कब नहीं होगा। कि जैसे कि आपको दे रखा हो कि इसी में 1 1 के साथ दे दिया, 1 2 के साथ में दे दिया, 2 1 के साथ में दे दिया और 2 3 के साथ में दे दिया और 3 4 के साथ में दे दिया। अब इसमें देखो, अब इसमें दे रखा है कि 1 का 1 के साथ में दिया, 1 का 2 के साथ में दिया। अब देखो कि 1 का 2 के साथ में है तो 2 का 1 के साथ में भी दे दिया। अब इसने क्या कहा था कि यदि 1 का 2 के साथ में है तो वह 2 का और 2 का 1 के साथ में है तो वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ए और बी बराबर होंगे तब ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं। जैसे कि ये, जैसे कि 1 1। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा तो ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये है प्रतिसमित नहीं है। क्या ये सम्मित है? सम्मित भी नहीं है, क्योंकि सम्मित में क्या होना चाहिए कि ये तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं सम्मित की, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि दो का तीन के साथ में तो तीन का दो के साथ में नहीं है, तीन का चार के साथ में तो चार का तीन के साथ में नहीं है। तो यानी ये सम्मित भी नहीं है और प्रतिसमित भी नहीं है। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि सम्मित और प्रतिसमित में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से सम्मित होता है और किस प्रकार से नहीं, किस प्रकार से प्रतिसमित होता है, किस प्रकार से प्रतिसमित नहीं होता है। समझ में आ गई बात। अब आगे हम बात करते हैं कि सम्मित और प्रतिसमित के बारे में। जैसे कि मान लो कि आपके पास में क्या दिया गया है कि जो सम्मित है और एक क्या है? प्रतिसमित। तो आप ये नहीं कह सकते कि सम्मित है वो प्रतिसमित नहीं हो सकता, और ना ये कह सकते कि जो प्रतिसमित है वो सम्मित नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा एक सेट संबंध हो सकता है कि वो सम्मित भी है और प्रतिसमित में। ऐसा कौन सा सेट है? तत्समक वाला। कौन सा है? तत्समक संबंध। तत्समक संबंध जो होता है वो एक क्या होता है कि एक सम्मित भी होता है और एक प्रतिसमित भी होता है। क्यों? क्योंकि देखो 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में और 4 का 4 के साथ में। यही तो था सेट में, कि एक सेट था जिसमें क्या था 1 2 3 4 एलिमेंट थे, जिसका संबंध जो था वो क्या क्या है? 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में और 4 का 4 के साथ में। ये एक तत्समक संबंध है। अब तत्समक संबंध है तो यानी कि ये समतुल्य है, खुद का खुद के साथ में यानी समतुल्य है। अब क्या कह रहा है कि ये सम्मित भी है, क्योंकि सम्मित क्या है कि 1 का 1 के साथ में तो इसका अपोजिट भी है 1 का 1 के साथ में, तो यानी खुद का खुद के साथ में होता है तो यानी कि वह सम्मित भी है, ठीक है। अब प्रतिसमित क्या कहता है कि प्रतिसमित कहता है कि यदि ए का बी के साथ में है और बी का ए के साथ में है तो वो तभी संभव है जब वह दोनों आपस में इक्वल हो, ए और बी। तो यानी ए और बी इसमें सब में क्या है? इक्वल है, यानी कि ये प्रतिसमित भी। तो यानी कि तत्समक संबंध जो हो गया वो क्या हो गया? सम्मित भी हो गया और प्रतिसमित भी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा भी कोई सेट हो सकते हैं जो कि सम्मित भी हो सकता है और प्रतिसमित भी हो सकता है। बात क्लियर? तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि जो सम्मित है तो वो प्रतिसमित नहीं होगा, प्रतिसमित है वो सम्मित नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। इस प्रकार से हम एक एग्जांपल देखते हैं कि इसमें कहा कि एक आपके पास में एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और उसमें एक संबंध आर है।
तो वो संबंध आपको क्या दिया गया है कि उसमें संबंध दिया है कि x का y के साथ में संबंध होगा यदि और केवल यदि x क्या हो y से बड़ा या बराबर हो। यानी कि इसने कहा कि x का y के साथ में संबंध तभी हो सकता है यदि वह x y से बड़ा हो या फिर बराबर। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक प्रतिसम्मित होगा। क्यों होगा, देखो कि या तो देखो x क्या होगा, वास्तविक संख्याएं होती हैं, या तो x क्या हो सकती है y से बड़ी, तथा या फिर हो सकता है y जो होगा वो x से बड़ा हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि x y से बड़ा है और y x से बड़ा है, ये प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब क्या हो, x और y दोनों क्या हो, बराबर। ये तभी तो संभव है कि x y से बड़ा है, y x से बड़ा है, तो ये तभी संभव हो सकता है जब क्या हो कि x और y क्या हो, बराबर हो, तभी ये क्या हो सकता है, संभव। तो यानी कि ये क्या हो गया, एक प्रतिसम्मित हो गया। बात समझ में आई एग्जाम्पल? चलो दोबारा समझा देता हूँ इस एग्जाम्पल को। आपने क्या देखा कि इसमें ये कहा कि प्रॉपर्टी के लिए कि ये संबंध में ये कहा है कि एक वास्तविक संख्या है x और y, एक्स वाई वास्तविक संख्या है, यानी कि x जो है वो y से बड़ा या बराबर है, इसने तो ये कहा। लेकिन प्रतिसम्मित की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि a का b के साथ में संबंध है तो b का a के साथ में संबंध है तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि मैं इस प्रॉपर्टी से क्या कह सकता हूँ कि यदि x का संबंध y से है तब तो ये प्रॉपर्टी होगी, और यदि y का x के साथ में संबंध है तब क्या प्रॉपर्टी होगी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये होगी। अब y का संबंध x से और x का y से यदि ये दोनों दे रखे हैं उस सेट में, यदि क्या दे रखे हैं, उस सेट में दे रखे हैं, तो ये दोनों तब कभी संभव हो सकते हैं जब इस प्रॉपर्टी से हम क्या कहते हैं कि यदि x y से बड़ा है बराबर है और y x से बड़ा है बराबर है, तब वो x और y दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तब ही ये संभव हो सकता है। वरना क्या होगा कि x का y के साथ में ही संबंध दिया गया होगा और y का x के साथ में नहीं दिया गया होगा। बात समझ में होगी? तो यानी कि उस सेट में या तो एलिमेंट क्या होंगे, x का संबंध यदि y से है तो y का x के साथ में नहीं दिया गया होगा। ये हो सकता है कि x यदि y से बड़ा है तो y x से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। बात क्लियर क्या? तो यह प्रॉपर्टी बनती है। या फिर ये बनती है कि यदि x का y के साथ में है तो y का x के साथ में होता है, तो वो तभी संभव होगा जब x y से बड़ा है और y x से बड़ा है, तो वो दोनों आपस में बराबर हैं, तभी तो ये दोनों प्रॉपर्टी आ रही हैं। तो यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी आने के लिए अपने के पास में इसमें क्या हो गया, प्रतिसम्मित हो गया। बात क्लियर? मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब आगे हम देखते हैं कि संक्रामक संबंध क्या होता है। तो संक्रामक संबंध के बारे में देखेंगे कि संक्रामक संबंध में भी क्या करेंगे कि अपने पास में एक सेट ए है तो उसका संबंध आर यदि दे रखा है आपको, तो वह एक संबंध आर जो है वो एक संक्रामक कब होगा। तो संक्रामक होने के लिए आपको सेट जो ए है उस सेट से 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी और सी। क्या लेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे। यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध क्या है, सी से, आपको दो चीज दी गई होगी, ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से, तो संक्रामक होने के लिए ये जरूरी है कि ए का यदि सी के साथ में संबंध है तब तो वो संक्रामक है, वरना नहीं है। बात क्लियर? कि संक्रामक होने के लिए आपको 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसमें क्या कहता है कि यदि ए का बी के साथ में संबंध है और बी का सी के साथ में संबंध है, यदि दो प्रॉपर्टी ये दे रखी हैं संबंध में, तो वो तीसरी यदि ए के साथ में सी, ए का यदि सी के साथ में संबंध है तब तो वो संबंध संक्रामक होगा, वरना यदि ये प्रॉपर्टी नहीं मिलती है उस संबंध में, ये दो हैं लेकिन ये तीसरी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, तब हम क्या कहेंगे, वो संक्रामक संबंध नहीं है। बात समझ में आ गई? एक संक्रामक संबंध तब भी हो सकता है, संक्रामक संबंध कब होगा कि यदि ए का बी के साथ में संबंध दे रखा है लेकिन बी का सी के साथ में संबंध नहीं दे रखा है। क्या कह रहा हूं मैं, ए का बी के साथ में संबंध तो दे रखा है लेकिन बी का सी के साथ में संबंध नहीं दे रखा है, तो हमें जरूरी नहीं कि ए का सी के साथ में संबंध दिया हो चाहे नहीं दिया गया हो, तब भी वह क्या होगा, एक संक्रामक संबंध होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि जैसे कि अपने को ये सेट दिया 1 2 3 4, तो इसमें अपने को क्या क्या दिए, 1 का 1 के साथ में, 1 का 2 के साथ में, 2 का 3 के साथ में और 1 का 3 के साथ में। अब देखो 1 का 1 के साथ में यानी कि पहली प्रॉपर्टी होगी ए का बी के साथ में। अब 1 का 2 के साथ में, 1 का 2 के साथ में, तो यानी कि 1 का 2 के साथ में, तो इसमें क्या होना चाहिए कि 1 का 2 के साथ में होना चाहिए, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी।
अब इसमें देखो 1 का 2 के साथ में है और 2 का 3 के साथ में है। तो यानी कि अब क्या होना चाहिए कि 1 का 3 के साथ में होना चाहिए। तो इसमें देखो 1 का 3 के साथ में हो रखा है। अब देखो इसमें 2 का 3 के साथ में दे रखा है, तो 3 का किसी और के साथ में नहीं दे रखा है। इसमें क्या दिया, ओनली 2 का 3 के साथ में दिया। अब इसमें आगे कोई स्टेप नहीं बढ़ाई कि 3 का किसी के साथ में नहीं दिया। अगर 3 का किसी के साथ में दे देता तो हमें, जैसे कि 3 का 1 के साथ में दे दिया, तो 2 का 1 के साथ में भी होना ज़रूरी होता। लेकिन इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं दी है, तो ये होनी भी ज़रूरी नहीं है। तब ये क्या हो गया, एक संक्रामक संबंध हो गया। इसी प्रकार देखो 1 का 3 के साथ में, लेकिन 3 का किसी के साथ में नहीं है, तो यानी सेकंड प्रॉपर्टी पे स्टेप पे बढ़ा ही नहीं, तो तीसरी स्टेप होनी ज़रूरी नहीं है संक्रामक के लिए। तो यानी ये क्या हो जाएगा, एक संक्रामक संबंध हो जाएगा। बात क्लियर हो गई आपकी। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल लिख देता हूँ मैं कि 1 का 1 के साथ में लिख दिया, 1 का 2 के साथ में लिख दिया, है ना, और 1 का 3 का 1 के साथ में लिख दिया, है ना। तो ये एक एग्जांपल लिख दिया। जैसे कि अब इसमें देखो 1 का 1 के साथ में, 1 का 2 के साथ में, तो 1 का 2 के साथ में हो गया। लेकिन इसमें देखो कि 1 का 2 के साथ में है, लेकिन 2 का किसी के साथ में नहीं है। इसमें 3 का 1 के साथ में है और 1 का 1 के साथ में है, तो 3 का 1 के साथ में हो गया। यानी कि इसमें ये एग्जाम्पल क्या एक संक्रामक होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि 1 का 2 के साथ में जो है वो 2 का आगे किसी और के साथ में नहीं है। इस वजह से ये क्या हो गया, एक संक्रामक हो गया। यदि मैं यहाँ पे 3 2 कर देता तो भी ये क्या होता है, एक संक्रामक होता है, क्योंकि इसमें 2 का आगे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, कोई आगे एक और संबंध नहीं मिल रहा है जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, है ना। तो यानी कि ये भी एक क्या होगा, एक संक्रामक संबंध होगा। बात समझ में आ गई। कब नहीं होगा संक्रामक? संक्रामक ये तब नहीं होता जब यदि 1 का 1 के साथ में है, 1 का 2 के साथ में है और 2 का 3 के साथ में है, लेकिन 1 का 3 के साथ में नहीं होता। देखो इसमें 1 का 2 के साथ में है, 2 का 3 के साथ में, लेकिन 1 का 3 के साथ में नहीं है। इसमें फर्स्ट स्टेप आ गई। सेकंड स्टेप यानी ए का बी के साथ में है, बी का सी के साथ में है, लेकिन ए का सी के साथ में संबंध नहीं दे रखा है, तो यानी कि ये क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि संक्रामक कब होगा और कब नहीं होगा, यह मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया है। अब आगे हम देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक और एग्जांपल दे रखा है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपको क्या दिया गया है कि एक समतल दिया गया है। जैसे कि आपको एक समतल है, ठीक है। अब इस मेरे पास ये समतल है, बोर्ड क्या है, एक समतल है। इस समतल में मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये लाइन जो है वो इस लाइन के समांतर है। क्या है, ये लाइन इस लाइन के समांतर है। तो क्या ये एक संक्रामक होगा? तो हाँ होगा, क्योंकि मैं कोई भी 3 लाइन लूंगा इस समांतर पे, इस तल पे, मतलब जो भी अपने को एक समतल दिया गया यानी बोर्ड दिया गया, इस बोर्ड पे मैं जितनी भी लाइन खींचूंगा, तो यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन इसके समांतर है और ये लाइन इसके समांतर है, तो क्या ये लाइन इसके समांतर नहीं होगी? होगी। यदि मैं कहता हूँ कि ये लाइन इसके समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है, तो क्या ये लाइन इसके समांतर नहीं होगी? तो यानी कि प्रत्येक लाइन, यदि ये 2 लाइन एक दूसरे के समांतर है, यदि ए बी के समांतर है और बी सी के समांतर है, तो ए बी सी के हमेशा लाइन समांतर होगी। तो यानी कि ये मेथड भी, ये एग्जाम्पल भी क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। यानी कि कोई भी आपको समतल दे रखा है और उसमें कोई भी सरल रेखा खींचता है, तो यानी कि वो एक रेखा यानी सरल रेखा है, वो यदि दूसरी सरल रेखा के समांतर है और दूसरी जो वो तीसरी सरल रेखा की समांतर है, तो वो पहली वाली भी तीसरी के समांतर होगी हमेशा। तो यानी कि ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल सेटिस्फाई हो गया, यानी संक्रामक संबंध होगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं तुल्यता संबंध की। तो तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध हम बात करेंगे जो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? समतुल्य पढ़ा है। पहला पढ़ा समतुल्य, दूसरा क्या पढ़ा, सममित, और तीसरा क्या पढ़ा हमने, संक्रामक। ये 3 संबंध जो है, यदि ये तीनों संबंध हो, यदि कोई संबंध दे रखा है और उस संबंध में यदि तीनों संबंध यदि सेटिस्फाई करते हो, वो समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो तुल्यता होने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, वह समतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। और ये तीनों होते क्या हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। बात समझ में आ गई? तो समतुल्यता के लिए तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। आगे देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि इसने कहा कि एक आपके पास में एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय।
अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपको बता रखा है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यानी कि एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय और उसमें एक संबंध आर है, उसमें एक संबंध क्या है आपको आर दिया गया, और वो संबंध क्या है, वो इसने कहा कि x का y के साथ में संबंध होगा यदि और केवल यदि वो x और y दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। अब मुझे चेक करना है कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो आप कैसे करोगे, पहली प्रॉपर्टी समतुल्य। अब समतुल्य चेक करना है तो समतुल्य क्या होता है कि खुद का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि प्रत्येक अवयव है खुद खुद के बराबर होता है कि नहीं होता है। कोई भी प्रत्येक अवयव लेंगे वो खुद ही खुद के बराबर होगा ना, तो यानी कि खुद खुद के बराबर है, यानी कि ये समतुल्य हो गया। प्रत्येक अवयव खुद के बराबर होगा यानी कि ये क्या हो गया, समतुल्य। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि सममित होना चाहिए, और सममित क्या कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ में है तो बी का संबंध भी क्या होना चाहिए, ए के साथ में होना चाहिए। तो यानी कि मैं लेता हूँ दो संख्याएं लेता हूँ, कोई भी कहता हूँ कि ए और बी दो संख्याएं, यदि ए बी के बराबर है तो यदि ये दोनों आपस में बराबर हो गई तो क्या ये मैं ऐसे नहीं ले सकता क्या बी ए के बराबर होगा, तो क्या बी ए के बराबर नहीं होगा, ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर नहीं होगा, होगा। तो यानी कि ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा हमेशा। तो यानी कि ये क्या हो गई, सममित संबंध भी हो गया। तीसरा संबंध देखते हैं इस प्रॉपर्टी से। तीसरा संबंध क्या कहता है, संक्रामक। तो संक्रामक क्या कहता है कि यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध यदि सी से है तो हमें क्या होना चाहिए कि ए का संबंध सी के साथ में भी होना चाहिए। अब इससे आप क्या समझोगे कि ए का संबंध बी से, ए का संबंध बी से कब हो सकता है, जब ए और बी बराबर हो, और बी का संबंध सी से कब हो सकता है, जब बी बराबर सी हो। तो अब मुझे बताओ कि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो यानी कि ए बी के बराबर हो गया और बी सी के बराबर हो गया, तो यानी ये दोनों चीज़ तो सेम ही है, तो यानी कि ए सी के बराबर नहीं होगा क्या, और ए सी के बराबर हो जाएगा तो यानी कि ए का संबंध सी सी हो जाएगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये संक्रामक संबंध को भी संतुष्ट करता है। तो यानी कि ये सममित भी है, समतुल्य भी है और संक्रामक भी है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये संबंध जो होगा वो तुल्यता संबंध होगा। बात क्लियर। अब एक रिक्त संबंध होता है। रिक्त संबंध का मतलब कोई भी संबंध, किसी का भी अवयव का किसी के साथ में संबंध नहीं होता है, तो वह सममित तो होता है, संक्रामक भी होता है, लेकिन एक समतुल्य नहीं होता। तो समतुल्य क्यों नहीं होता, कि समतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि खुद का खुद के साथ में संबंध जरूरी होता है, कि यदि वह दे रखा है एलिमेंट तभी वह समतुल्य हो सकता है। को प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ में संबंध होना जरूरी है। जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उनके प्रत्येक एलिमेंट का संबंध होना जरूरी है। ठीक है, खुद के साथ में एक्स्ट्रा हो वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक जितने एलिमेंट दे रखे हैं उनके स्वयं का तो संबंध होना ही चाहिए, तभी वो समतुल्य कहलाता है। उनमें से एक भी अवयव का संबंध नहीं होता है ना खुद के साथ में, तब वो समतुल्य नहीं होता। तो इसमें तो किसी का भी नहीं है, तो इसलिए तो ये होगा ही नहीं समतुल्य। लेकिन सममित क्यों होगा, सममित तो देखो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यानी कि ए का संबंध यदि बी के साथ में है ही नहीं तो वह बी का ए के साथ में कहाँ से लेके आओगे, तो यानी वो सममित हो गया। संक्रामक में मैंने कहा कि यदि ए का बी के साथ में संबंध होता है और आगे की प्रॉपर्टी नहीं होती है तभी वो संक्रामक हो जाता है। तो यदि इसमें ये नहीं दिया गया है कि ए का संबंध बी के साथ में है तो बी आगे की प्रॉपर्टी कहाँ से आएंगी, तो यानी कि ये संक्रामक संबंध भी होगा। बात समझ में आ गई। तो रिक्त संबंध जो होता है वो सम्मित होता है, संक्रामक होता है और प्रतिसम्मित होता है, लेकिन एक समतुल्य संबंध नहीं होता है। बात समझ में आ गई। अब आगे हम देखते हैं तुल्यता संबंध जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तुल्यता संबंध कहता है कि यदि कोई भी संबंध तुल्यता संबंध है तो आर इनवर्स भी उसका, आर इनवर्स यानी कि उसका प्रतिलोम भी क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। सीधी सी बात है, यदि आपको कोई सेट दे रखा है वो तुल्यता संबंध है तो तुल्यता संबंध का मतलब समतुल्य, सम्मित और संक्रामक। और समतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, यानी कि वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि वो आर इनवर्स भी क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। इसी प्रकार इसने कहा कि यदि क्या है कि आर एक क्या है, आर और एस दो रिलेशन है जो समुच्चय ए में क्या है, संबंध है। आर और एस क्या है, दो संबंध है और वो दोनों के दोनों क्या है, तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध है तो वो कह रहा है कि आर इंटरसेक्शन एस, यानी उन दोनों का इंटरसेक्शन, दो अपने को संबंध दिए गए हैं, एक आर संबंध दिया गया है, एक एस संबंध दिया गया है।
अब वो कह रहा है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा, लेकिन उनका यूनियन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो एक तुल्यता संबंध हो। यदि आर और एस एक तुल्यता संबंध है तो उनका इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। लेकिन आर और एस एक तुल्यता संबंध है तो उनका यूनियन हमेशा एक तुल्यता संबंध हो, ये जरूरी नहीं है। कभी तुल्यता संबंध हो सकता है और कभी नहीं होगा। बात समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं आंशिक क्रम संबंध यानी कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। तो आंशिक क्रम संबंध जैसे कि हमने पढ़ा था कि तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध में क्या क्या होना चाहिए था, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, यानी कि वह समतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। यदि ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तब वह क्या है, तुल्यता संबंध। लेकिन आंशिक क्रम में क्या होता है कि पहली प्रॉपर्टी वह समतुल्य होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी सम्मित की जगह क्या होना चाहिए, प्रतिसम्मित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतिसम्मित होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी वह संक्रामक होना चाहिए। तब वह क्या कहलाता है, एक आंशिक क्रम संबंध कहलाता है। कोई भी संबंध दे रखा है, यदि वह समतुल्य की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, प्रतिसम्मित की करता है और संक्रामक की करता है तो वह एक क्या कहलाएगा, आंशिक क्रम। और प्रतिसम्मित की जगह वह सम्मित होता है तब वह क्या कहलाएगा, एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या कहता है कि आपको एक x का y का उपसमुच्चय है। इसने क्या कहा है कि आपको एक समूह दिया गया है जिसमें x जो है वो क्या है, y का उपसमुच्चय, x y का उपसमुच्चय है। तब आप इसको बताओ कि ये संबंध जो है तुल्यता होगा या फिर आंशिक क्रम संबंध होगा। अब आप देखो कि यदि आपको खुद खुद के पास दे रखा है, मतलब एक सेट x है और एक सेट x है, दो समुच्चय हैं, एक x और x। यदि ये इस खुद दोनों सेम है, यानी जो अवयव इसके अंदर है वही अवयव इसके अंदर है, तो क्या ये इसके सबसेट नहीं होगा। और मैंने बताया था कि उपसमुच्चय में खुद खुद के हमेशा उपसमुच्चय होता है। खुद जो भी समुच्चय होता है वो खुद खुद के हमेशा उपसमुच्चय होता है। तो यानी कि वह खुद खुद के प्रत्येक उपसमुच्चय क्या होगा, खुद का उपसमुच्चय होगा। समझ में आ गई बात। तो यानी कि समतुल्य है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, सम्मित। तुल्यता में सम्मित होती है और आंशिक में प्रतिसम्मित। तो हम दोनों देखेंगे, तुल्यता और सम्मित और प्रतिसम्मित। तो यानी सम्मित देखते हैं तो सम्मित में क्या कहता है कि ए का रिलेशन बी के साथ में हो तो बी का ए के साथ में होना चाहिए। तो ये जरूरी थोड़ा है कि यदि मैं कहूँ कि मेरे पास में एक सेट ए है और एक बी है, तो ए सबसेट बी है, तो ये जरूरी थोड़ा होता है कि बी का सबसेट बी, ए बी जो है वो सबसेट ए का हो। ये हर बार जरूरी थोड़ा है। ये तो कई इतनी बार ही हो सकता है जब ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। ये तभी संभव हो सकता है ना कि ये ए बी में सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ये तभी संभव हो सकता है जब ये दोनों क्या हो, ए और बी बराबर हो। तो ये दोनों बराबर होंगे तभी ये संभव हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, प्रतिसम्मित की होती है, सम्मित की नहीं होती। तो यानी यहाँ पे क्या फॉलो करेगा, प्रतिसम्मित वाली करेगा। तो यानी कि यहाँ पे सम्मित नहीं है, प्रतिसम्मित है। बात समझ में आ गई। अब अपन तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, संक्रामक। अब देखो कि यदि ए जो है वो सबसेट है बी का और बी है वो किसका है, सी का। इसमें क्या कहा कि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव सी में। तो क्या ए का प्रत्येक अवयव सी में नहीं होगा, कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का सी में है, तो बी का सारा अवयव सी में हो गया तो ए का भी तो सारा सी में हो गया। तो यानी कि ए का अवयव भी प्रत्येक किस में आएगा, सी में। तो यानी कि ए सबसेट भी क्या आ जाएगा, सी। यानी कि ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है, समतुल्य भी है, प्रतिसम्मित भी है और संक्रामक भी है। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, एक आंशिक क्रम संबंध होगा। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं पूर्ण क्रम संबंध। पूर्ण क्रम संबंध क्या होता है, पूर्ण क्रम संबंध यानी कि टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक आंशिक क्रम संबंध होना चाहिए। जो संबंध दे रखा है वो क्या होना चाहिए, आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध अभी पढ़ा अपन ने। उसके लिए क्या 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, समतुल्य होना चाहिए, सम्मित प्रतिसम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। यदि ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो आंशिक क्रम संबंध होगा। अब अपन बात क्या करता है कि इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दी। वो प्रॉपर्टी क्या है, ये कहता है कि कोई सेट दे रखा है और उसमें कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं। ठीक है। या तो वो क्या होगा कि ए का बी के साथ में रिलेशन होना चाहिए। कोई भी दो, उस सेट से अपन कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट, तो उन 2 एलिमेंट में क्या होगा, या तो उसका किसके साथ होना चाहिए, इसका ए का बी के साथ में होना चाहिए, या फिर बी का
ए के साथ में होना चाहिए, या फिर क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी तो 100% होनी ही चाहिए, तभी वह क्या हो सकता है, पूर्ण क्रम संबंध हो सकता है। यानी कि आपने कोई भी दो ले लिए नंबर, मान लो कि 2 और 3 ले लिया कोई भी सेट में, और उसका संबंध जो दे रखा है वो अपन को पता नहीं है अभी, लेकिन अपन एक एग्जांपल इसी लेते हैं कि 2 और 3 ले लिया। तो इसने क्या कहा कि या तो 2 का 3 के साथ में संबंध होना चाहिए, या फिर 3 का 2 के साथ में संबंध होना चाहिए, या फिर 2 और 3 दोनों बराबर होने चाहिए। इनमें से एक प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए। यदि इनमें से एक भी प्रॉपर्टी नहीं होती है तब ये पूर्ण क्रम संबंध नहीं है, और यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है आंशिक क्रम संबंध के साथ में, तब ये क्या हो जाएगा, एक पूर्ण क्रम संबंध हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। इसने कहा कि एक प्राकृत संख्या है अपने पास में, क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और इसने एक संबंध दिया कि x जो है वो क्या है, y से छोटा या बराबर है। संबंध क्या दिया कि x y के साथ में संबंध तभी होगा जब क्या हो, x y, इसने एक संबंध दे दिया कि x y से छोटा है या फिर बराबर है। तो इसके लिए आप नेचुरल नंबर में जाओगे, यानी प्राकृत संख्याओं में जाओगे, तो कोई भी संख्या होती है वो या तो क्या होगी, जैसे कि मैंने 2 और 3 ले ली, 2 और 3 प्राकृत संख्या ले ली। अब 2 और 3 में क्या होगा, या तो इसने क्या कहा कि 2 का 3 के साथ में संबंध होना चाहिए, या फिर 3 का 2 के साथ में होना चाहिए, या फिर दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए अब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना कि ये x या तो क्या होगा, x y से छोटा होना चाहिए, या फिर y x से छोटा होना चाहिए, ये होनी चाहिए, या फिर x y के बराबर होना चाहिए। तो इसमें 2 और 3 जैसे लिया मैंने, तो 2 क्या है, 3 से छोटा है, तो यानी कि इसमें क्या हो गया, x y के छोटा हो गया। इसी प्रकार में यदि ऐसे लेता कि 5 और 4, तो इसमें इस प्रकार से हो गया ना कि y जो है x, ये y जो हो गया वो क्या हो गया, x से छोटा हो गया। x मैंने 5 ले लिया, y 4 ले लिया, तो यानी कि इसमें क्या हो गया कि y x से छोटा हो गया। इसी प्रकार मैंने 2 और 2 ले लिया, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए। यानी कि इसमें ऐसी सभी संख्याएं हैं, इसमें जो भी दो संख्याएं लेंगे प्राकृत संख्या में, तो कोई भी दो प्राकृत संख्या लो तो उसमें या तो क्या होंगी, y से छोटी या बराबर होंगी, या फिर क्या होंगी, x जो है वो y से बड़ी या बराबर होगी, या फिर x क्या होगी, y के बराबर होगी। यही तो 3 प्रॉपर्टी हो सकती हैं। तो यानी इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी तो जरूर सेटिस्फाई करेगा इस संबंध के लिए। तो यानी कि ये संबंध क्या हो गया, एक पूर्ण क्रम संबंध। अब पूर्ण क्रम संबंध तभी हो सकता है जब ये क्या हो, आंशिक क्रम संबंध भी हो। क्या हो, आंशिक क्रम संबंध। और आंशिक क्रम संबंध के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि खुद का खुद के साथ में होना चाहिए। तो यानी खुद का खुद के साथ में, यानी कि यहाँ पे देखो कि खुद खुद से छोटा तो नहीं होता, ना ही बड़ा होता, लेकिन इसमें बराबर का चिन्ह दे रखा है, तो प्रत्येक खुद की संख्या हमेशा बराबर तो होती है। यानी इसने ये कहा कि या तो उसे छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, तो यानी कि ये बराबर तो है, तो यानी कि समतुल्य की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। प्रतिसम्मित की हो गई। प्रतिसम्मित क्या कह रहा है कि यदि x y से बड़ा छोटा है तो और y x से छोटा है, तो ये तभी संभव है जब ये दोनों आपस में क्या हो, x और y बराबर हो, ये तभी संभव हो सकता है। तो यानी कि प्रतिसम्मित भी होगी और संक्रामक भी हो जाएगी। यदि x y से बड़ा है और y से बड़ा z है ना, x से बड़ा क्या है y, और y से बड़ा क्या है z, तो यानी कि x से बड़ा भी तो होगा z, तो यानी कि संक्रामक भी होगी। तो यानी कि आंशिक क्रम संबंध की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई और ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ये क्या हो गया, एक पूर्ण क्रम संबंध होगा। बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं एक तुल्यता वर्ग पॉइंट है इसमें थोड़ा सा अलग सा। तो तुल्यता वर्ग क्या होता है, तुल्यता वर्ग देखते हैं कि देख इसमें क्या कहेगा कि अपने को एक संबंध है r, एक संबंध क्या है, r है, किसमें है, समुच्चय A में, समुच्चय A में एक संबंध R है। तो वो क्या कहते हैं कि वो संबंध R जो है वो क्या है, तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध। तो तुल्यता वर्ग होने के लिए उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि को जो भी संबंध दे रखा है वो संबंध क्या होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए। ठीक है। अब तुल्यता संबंध है तो वह तुल्यता संबंध क्या करता है कि उस जो भी समुच्चय है, जैसे कि ए समुच्चय था, उस समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट को जो भी संबंध बनेगा उन प्रत्येक संबंध को क्या करता है, अयुक्त संबंध बनाता है, अयुक्त समुच्चयों में विभाजित कर देता है। अयुक्त समुच्चय का मतलब कि कोई भी दो समुच्चय लेते हैं, कोई भी दो समुच्चय लेते हैं तो उन दो समुच्चयों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उन दो समुच्चयों में क्या नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो उसी अयुक्त समुच्चय को हम क्या कहते हैं, तुल्यता वर्ग कहते हैं।
बात समझ में आ गई। तो यानी तुल्यता वृत्त के लिए क्या होना चाहिए, जो भी संबंध दे रखा है वो क्या होगा, तुल्यता संबंध होना चाहिए। और क्या होगा कि जो वो तुल्यता संबंध होता है वो क्या करता है कि समुच्चय एक को परस्पर क्या कर देता है कि एक असंयुक्त समुच्चयों में विभाजित कर देता है। असंयुक्त समुच्चय होते हैं यानी कि अलग अलग, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। कोई भी दो समुच्चय उठाएंगे और उनमें कुछ इंटरसेक्शन करेंगे तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, यानी फाई होगा, डिसजॉइंट सेट होंगे, यानी असंयुक्त समुच्चय होंगे। बात समझ में आ गई। तो यानी कि उन असंयुक्त समुच्चयों को ही हम क्या कहते हैं, तुल्यता वृत्त कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, और इसको अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि कोई समुच्चय ए है और उसमें कोई अवयव ए लेना है, कोई अवयव ए है और उसके लिए अपन उसको अलग उप समुच्चय में, उसको अलग समुच्चय में विभाजित करता है, तो उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक बड़े ब्रैकेट ए और बड़े ब्रैकेट में उस अवयव को अंदर कर देंगे, तो वो उसका क्या कहलाएगा, एक तुल्यता वृत्त कहलाएगा। और उससे जो संबंध रखेगा वो उसका एक समुच्चय बनेगा। ठीक है, उससे संबंध रखने वाला एक उप समुच्चय बनेगा। तो अब अपन इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेंगे तो उसमें क्या होगा कि देखते हैं एग्जांपल में कि जैसे कि इसने कहा कि आर एक क्या है, संबंध है किसमें, जेड में। जेड क्या है यहाँ पे, एक पूर्णांक संख्या। यदि कह रहा है कि ए का संबंध बी से होगा यदि और केवल यदि क्या हो कि ए माइनस बी करूं, ए का संबंध बी से तभी हो सकता है जब उन दोनों को डिफरेंस करूं, दोनों अवयवों का डिफरेंस करूं तो वो किससे विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए, यानी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसमें, तब तो वो अवयव उस सेट में यानी उस समुच्चय में होगा, वरना वह नहीं होगा। अब देखो उस चीज़ के लिए, अब उस पूर्णांक संख्या है, उस प्रत्येक पूर्णांक संख्या के लिए हम बात करेंगे। तो प्रत्येक के लिए बात करेंगे तो यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे कि जीरो है, जीरो के लिए हम बात करेंगे। तो जीरो के लिए बात करोगे तो जीरो के लिए बात की तो क्या आएगी आपके पास में कि जीरो में क्या क्या आप माइनस कर सकते हो, जिसमें माइनस करने पर क्या है कि 4 से विभाजित है। देखो जीरो में 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -4। तो यानी कि प्लस का 4 माइनस किया तो क्या आया, -4, और -4 4 से विभाजित होता है ना, माइनस बना जाएगा। और यदि आपने इसमें 8 माइनस किया तो -8 आ जाएगा, तो यानी ये भी 4 से विभाजित होता है ना, तो -2 आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस की संख्या इसमें माइनस करोगे तो उसमें क्या आ जाएगी, प्लस की 4, उसमें 4 से विभाजित हो। यदि माइनस की 8 करोगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो यानी कि आपको पता चल गया कि ये ए है और इस ए में कौन कौन से बी लें जो माइनस करने पर वो 4 से विभाजित हो रहे होते हैं। यानी कि जीरो में मैं 0 माइनस कर सकता हूँ जो 4 से विभाजित होता है, 4 को माइनस कर सकता हूँ, 8 को कर सकता हूँ, 12 को कर सकता हूँ, 16 को कर सकता हूँ, इस प्रकार से एंड सो ऑन चलते रहेंगे। इसी प्रकार माइनस की जो ये इधर पॉजिटिव संख्याएं होंगी वही माइनस की संख्याएं भी इसमें क्या करेंगी, हो सकती हैं इसके एलिमेंट की, तो यानी कि वो 4 से विभाजित होंगी। तो एक तो ये सेट बनेगा। दूसरा सेट क्या बनेगा कि वन क्यों बनेगा, क्योंकि वन में अपन क्या करेंगे कि जीरो को माइनस किया, मान लो कि जीरो को माइनस किया तो जीरो को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या 1 4 से विभाजित होता है, नहीं होता, यानी जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। इसमें 1 लेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। जीरो किसके विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है, यानी कि इसमें एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार जब मैं 1 को 2 से माइनस करता हूँ तो -1 आएगा जो कि 4 से विभाजित नहीं होता है। इसलिए मैं क्या करूँगा कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए, 4 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 4 का गुणा जाना चाहिए। जो भी ऐसे कोई भी एलिमेंट लेना है जो उस एलिमेंट के साथ में डिफरेंस यानी कि माइनस करूं तो उनका जो अंतर आए वो क्या आए कि 4 का गुणा जाना चाहिए। यदि 4 का गुणा जाता है तो वो एलिमेंट उसके अंदर आएंगे, यानी कि जैसे 1 - 5, 1 में 5 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 4 माइनस का 4 आएगा जो कि 4 से विभाजित होता है। 9 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -8 जो कि 8 से विभाजित होता है। इसी प्रकार -3 करूंगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो यानी 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 4 विभाजित होता है। 1 माइनस करूंगा तो वो प्लस का 7 हो जाएगा, तो +7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, यानी 8 भी इसमें क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इससे, -7 -3 1 5 9 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। यानी कि अपने को वो सभी एलिमेंट लेने हैं कि उस एलिमेंट के साथ में उस एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो 4 का गुणा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 से विभाजित होना चाहिए, तो हमें वो एलिमेंट ले जाएंगे जो 4 का गुणा जाते हो डिफरेंस करने पर। इसी प्रकार 2 का करेंगे तो 2 के लिए कर लेंगे कि उसमें 2 के साथ में करेंगे तो ही 0 आएगा। इधर -2 इसमें माइनस करेंगे तो +2 करके, जैसे कि 2 - -2 किया
तो यानी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यानी 2 + 2 कितना हो गया 4, तो 4 से विभाजित। इसी प्रकार माइनस की जो भी संख्या लेंगे वो प्लस हो जाएगी, माइनस की जो भी संख्या लेंगे वो प्लस होगी, और प्लस की जो भी संख्या लेंगे वो माइनस होगी। तो यानी कि इस प्रकार से अपन इसमें 0, 1, 2 और 3 निकाल सकते हैं। अब इससे आगे जो भी निकालेंगे वो रिपीट होने लग जाएंगे, क्या होने लग जाएंगे, रिपीट। तो यानी कि इसमें तुल्यता वर्ग में क्या हो सकता है कि या जो भी अपने पास में एलिमेंट का तुल्यता वर्ग निकलेगा वो या तो क्या होगा, बराबर होगा, ए और बी क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। जितने भी तुल्यता वर्ग निकलेंगे या तो ए और बी दोनों आपस में बराबर होंगे, या फिर क्या होंगे, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, क्या 0 1 में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं होगा। 1 और 2 में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं होगा। इनमें किसी में भी कंपेयर कर लो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन 3 से आगे जैसे ही बढ़ोगे इसमें रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। वही संख्या आपस में देखो, 4 लेंगे तो 4 किसका गुणा जाएगा, 4 ले लेंगे तो 4 - 4 लेंगे, फिर 4 - 8 लेंगे, तो वही बात, वही संख्याएं आने लग जाएंगी, मतलब कुछ कॉमन आने लग जाएगा, कुछ कॉमन आने लग जाएगा, मतलब उसी का उपसमुच्चय आने लग जाएगा। यानी कि 0 के उपसमुच्चय आने स्टार्ट हो जाएंगे, 1 के उपसमुच्चय आने स्टार्ट हो जाएंगे, 2 के उपसमुच्चय आने स्टार्ट हो जाएंगे, 3 के उपसमुच्चय आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आगे के लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि मेन जो तुल्यता वर्ग होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो यानी कि 0, 1, 2 और 3, बात समझ में आ गई, जो कि डिसजॉइंट होंगे, यानी कि असंयुक्त उपसमुच्चय होंगे, असंयुक्त समुच्चय होंगे। बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया अपना तुल्यता वर्ग। अब अपन क्या करते हैं कि जो भी संबंध पढ़ा है उस संबंध पे एक परिवार में जो मानव संबंध होता है उसको समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। तो मानव संबंध समझेंगे तो देखो, संबंध कितने प्रकार के पढ़े अपन ने, एक समतुल्य पढ़ा है, एक सम्मित पढ़ा है, एक संक्रामक और एक प्रतिसम्मित, ये 4 पढ़े। अब इन चारों का परिवार में कौन कौन सा लागू होता है, किस किस के लिए होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो संबंध है वो क्या है, पिता के लिए और माता के लिए। अब आप देखो कि कोई भी 2 मानव लेंगे परिवार में, क्या लिया, 2 मानव ले लिए, ए और बी ले लिया, जैसे कि ए और बी 2 मानव। अब कहता हूं कि ये जो है वो इसका पिता है, ठीक है, ए क्या है, बी का पिता है। तो ये इसका पिता है, तो क्या बी ए का पिता हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। मैं कहूं कि आपके पिताजी आपके पिता हैं, ठीक है, आपके पिताजी आपके पिता हैं, क्या आप भी आपके पिताजी के पिता हो सकते हो क्या, नहीं हो सकते ना। तो यानी कि समतुल्य कभी नहीं होगा पिता और माता के लिए, ऐसे ही माता के लिए होगा। तो यानी कि कभी भी पिता या माता आए तो समतुल्य कभी नहीं हो सकता, खुद का पिता नहीं हो सकता। समतुल्य सॉरी, समतुल्य में क्या होता है, खुद का होता है, तो खुद का पिता कभी नहीं हो सकता, खुद का पिता कभी नहीं हो सकता। और सम्मित के लिए क्या होता है कि यदि ए बी का पिता है तो बी ए के लिए पिता कभी नहीं होगा। यानी कि आपका पिताजी आपके पिता हैं तो आप आपके पिताजी के पिता नहीं बन सकते, तो यानी कि सम्मित भी नहीं होगा। और संक्रामक में क्या होगा कि जैसे कि सी हो रहा है, ठीक है, आपके पास में, तो यदि ये इसके पिता है और ये इसके पिता है, यानी कि आपके दादाजी आपके पिताजी के पिता हैं और आपके पिताजी आपके पिता हैं, तो क्या आपके दादाजी आपके पिता बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते ना। तो यानी कि ये संक्रामक भी नहीं होगा। प्रतिसम्मित होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो कि यदि आपके पिताजी आपके पिता हैं, क्या है, यदि आपके पिताजी आपके पिता हैं तो यानी कि वह क्या हो गया कि आपके तो पिता हो गए, तो लेकिन आप उस उनके पिता थोड़ा ना हो सकते हो, नहीं हो सकते। तो यानी कि इसमें क्या होगा कि ए का संबंध बी से तो है लेकिन बी का संबंध ए से नहीं होगा पिता के लिए। तो यानी कि ये क्या कहता है कि यदि ए का संबंध बी से हो और बी का ए से नहीं हो तो वो सम्मित तो नहीं होगा लेकिन प्रतिसम्मित होगा। यही होता है ना, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। तो यानी कि इसमें क्या हो गया, प्रतिसम्मित हो गया। तो पिता और माता के लिए समझ में आ गया होगा कि समतुल्य नहीं होता, सम्मित नहीं होता और संक्रामक नहीं होता, लेकिन प्रतिसम्मित होता है। इसी प्रकार पति पत्नी के लिए बात करते हैं। अब मान लो कि घर में 2 पति पत्नी है, ठीक है। अब कहता हूं कि ये जो ए है वो क्या है, बी का पति है। ए क्या है, बी का पति। अब ए बी का पति है तो क्या बी ए का पति हो सकता है क्या, पति किसका होता है, औरत का होता है। तो औरत की किसी का पति हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। यानी कि ये क्या नहीं है, सम्मित नहीं है, क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। अब मुझे बताओ क्या खुद का पति हो सकता है क्या। अब मैं हूं, मैं
खुद का पति हो सकता होंगे, या आप हो, आप किसी का पति हो सकते होगे, मतलब खुद किसी का पति नहीं हो सकता। कोई भी पति होता है वो किसी औरत का होता है, दूसरे का। तो मतलब कि कोई औरत है, उस औरत का ही पति हो सकता है। तो यानी कि ये क्या नहीं हो सकता, समतुल्य भी नहीं हो सकता, मतलब खुद खुद का पति नहीं हो सकता, सम्मित भी नहीं होगा। क्योंकि यदि कोई किसी का पति है तो वो दूसरा जो किसका पति होता है, औरत का होता है। तो औरत किसी की पति नहीं हो सकती, पत्नी होती है। तो यानी कि सम्मित भी नहीं होगा, संक्रामक होगा। क्यों? क्योंकि देखो कि ए है वो बी का पति है। क्या है? ए बी का पति है, मान लिया। अब कह रहा हूं कि क्या बी सी का पति हो सकता है क्या? मैंने क्या कहा कि ए बी का पति है, क्या बी सी का पति हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए बी का पति है, यानी ये तो लेडीज हो गई ना। और लेडीज किसी का पति हो सकती है क्या? लेडीज किसी का पति नहीं हो सकती, यानी कि ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी। और यानी एक अकेली प्रॉपर्टी यही रहेगी, तो ये रहेगी। तो मैंने कहा था कि अगली प्रॉपर्टी नहीं आए तो तीसरी प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है, यानी वह संक्रामक होगा। बात क्लियर हो गई? अगला प्रतिसम्मित तो होगा ही। प्रतिसम्मित क्यों होगा? क्योंकि देखो कि ए यदि बी का पति है तो बी ए का कभी नहीं होगा, तो यानी कि ये प्रतिसम्मित है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई बहन की। अब भाई बहन में देखो खुद खुद का भाई हो सकता है कभी? आप हो, आप अपने भाई हो, खुद के भाई हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते ना। तो यानी समतुल्य तो कभी नहीं होगा। सम्मित की बात करते हैं। मान लेते हैं कि एक आप हो और एक आपकी बहन है। अब आप क्या हो? आपकी बहन के भाई हो। आप क्या हो? आपकी बहन के भाई हो। लेकिन आपकी बहन क्या आपके भाई है क्या? नहीं है ना। आपकी बहन तो आपकी बहन लगेगी। तो यानी कि एक आदमी जो है वो दूसरी का भाई तो हो सकता है, लेकिन वो दूसरा जरूरी नहीं है कि वो उसका भाई हो, बहन भी हो सकती है। क्योंकि तो इसलिए ये क्या हो गया, सम्मित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दोनों भाई होते, ये इसका भाई है और ये इसका भाई है ना। यदि दोनों ये जेंट्स होते यानी कि आदमी होते, तब तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती। ये इसका भाई है तो ये इसका भाई जरूर होगा। लेकिन यहाँ पे ये लड़की होती तो ये इसका भाई है, लेकिन ये जरूरी थोड़ा है कि ये इसका भाई होगा। तो यानी कि ये क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। ठीक है। संक्रामक की बात करते हैं। तो संक्रामक में क्या होगा कि यदि ए बी का भाई है, मान लो क्या कह रहा है कि ए क्या है, बी का भाई है, और बी सी का भाई है। बी क्या है, सी का। यदि ये इसका भाई हो गया और बी सी का भाई हो रहा है ना, तो इसने क्या क्या कह दिया कि ये इसका भाई और ये इसका भाई। तो यानी कि मैं इससे क्या समझूंगा कि ये लड़का होगा। ये क्या होगा, लड़का होगा, तभी तो ये इसका भाई हुआ। यदि लड़की होता तो ये अगली प्रॉपर्टी नहीं आती, और प्रॉपर्टी नहीं होती तब यहाँ पे क्या हो जाता, संक्रामक। अगर ये अगली प्रॉपर्टी आ रही है तो ये लड़का हुआ, और लड़का यदि इसका भाई है, ये क्या है, इसका भाई है, तो अपना क्या हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा। तो यानी कि अपन क्या कह देंगे कि इसमें संक्रामक होगा। तो भाई और बहन के लिए इसमें संक्रामक होगा। लेकिन प्रतिसम्मित के लिए यदि बात करें, प्रतिसम्मित के लिए यदि बात करें तो प्रतिसम्मित में क्या करेंगे, यदि ए बी का भाई है, क्या है, ए बी का भाई है, तो ऐसा हो सकता है कि बी भी ए का भाई होगा। हो सकता है ऐसी प्रॉपर्टी आएंगी कि दोनों यदि लड़के हैं तो बी ए बी का भाई है तो बी ए का भाई हो सकता है। तो यानी ये कि ये इसमें, और दोनों समान हो नहीं सकते, खुद खुद का होता नहीं। तो यानी कि इसमें ए और बी दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यानी कि ये क्या हो गया, एक प्रतिसम्मित नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार मित्र की बात करते हैं। तो मित्र में क्या होगा, तो देखो खुद खुद का मित्र हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। समतुल्य तो सीधा ही कैंसिल। सम्मित, यदि मैं आपका मित्र हूँ, मान लो कि मैं आपका मित्र हूँ, यदि मैं आपका मित्र हूँ तो आप भी तो मेरे मित्र हुए। तो यानी कि ए का बी के साथ में रिलेशन है तो बी का भी ए के साथ में रिलेशन हुआ ना। तो यानी कि ये सम्मित होगा। क्या होगा, सम्मित। यदि मान लो कि मैं आपका मित्र हूँ और आपका मित्र और तीसरा सी है, तो जरूरी थोड़ा है कि वो तीसरा मेरा भी मित्र हो, नहीं हो सकता ना। तो यानी कि इसमें संक्रामक नहीं होगा। अब इसमें सम्मित है तो प्रतिसम्मित हो भी सकता है, नहीं भी। तो देखते हैं कि यदि ए बी का मित्र है और बी ए बी का मित्र है तो बी भी ए का मित्र होगा, और ये दोनों आपस में इक्वल कभी भी नहीं होते हैं। ए और बी आपस में कभी भी इक्वल नहीं होते। तो इसका अपन क्या कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये प्रतिसम्मित नहीं है। तो हमने समझ लिया कि फैमिली के लिए यानी परिवार के लिए, मानव संबंध के लिए समतुल्य, सम्मित, संक्रामक और प्रतिसम्मित कैसे कैसे होंगे और कैसे कैसे नहीं होंगे। तो
तो ये अपने आज संबंध को पूरा कर लिया है। आज अपना ये संबंध कंप्लीट हुआ। आगे की क्लास में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे फंक्शन। तो आगे हम कंटिन्यू रखेंगे इस चैप्टर को, फंक्शन को। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हुआ होगा। और आगे आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। ओके बाय, टेक केयर।